मैं सुमित शर्मा आप सभी लोगों का अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे। भारत के संविधान से सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे वो सिविल जज हो, एपीओ हो, एमपीपीएससी हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हो या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, उस भारत के संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स ये अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन संविधान की अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? सही आंसर, एक भगवान की मूर्ति। एक भगवान की मूर्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, जबकि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा पटना विश्वविद्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिधि में नहीं है? सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रत्ययभूत मूल अधिकारों में कहा गया है कि नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनने वाली या न्यून करने वाली विधियां शून्य होगी। संविधान के इसी अनुच्छेद 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत शामिल है, जिसके अनुसार संविधान लागू होने के पूर्व से प्रचलित विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होगी जहां तक कि वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। अगला प्रश्न, आच्छादन का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में प्रतिपादित किया गया। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। आच्छादन पृथक्करणीयता अभित्यजन का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला है ए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ आच्छादन का सिद्धांत। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य धार्मिक स्वतंत्रता। एस नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। सही आंसर इसका सी है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इसको मंडल कमीशन का वाद भी कहा जाता है। ये पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ये किसके संबंध में है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस केस में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। एस नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, 18, 245। इसका सही आंसर अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 17 में तो छुआछूत का अंत दिया, 18 में उपाधियों का अंत है और 245 में संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के संबंध में विस्तार। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13। संविधान का अनुच्छेद 13 भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य द्वारा निर्मित संविधान के भाग 3 में प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनने या न्यून करने वाली विधियों को सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा
शून्य घोषित किया जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है? संविधान का अनुच्छेद 13 में क्या है? न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय को 226 में प्रदान की गई है। अपने इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा जो पारित किसी अधिनियम या एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए किसी उपबंध की असंगति में है। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था। इसमें महत्वपूर्ण केस है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। इट इज़ जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न, संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसमें लागू होता है? सही आंसर है सभी विधियों को, चाहे वह संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की हो। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 13(1) ग्रहण का सिद्धांत निहित है। ग्रहण का सिद्धांत सभी विधियों पर, चाहे वह संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की हो, लागू होता है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? सही आंसर अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 11 में नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 12 मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य से, अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? जुडिशियल रिव्यू अनुच्छेद 13 में। न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित है। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 13(2) से स्पष्ट होता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, अर्थात विधि मान्यता के लिए न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगला प्रश्न, पूरा हो गया। धन्यवाद।